Hello students, in the last lecture we finished with SR1 The Lost Child. Today we are starting Beehive chapter 2 The Sound of Music. So please turn to page number 17. Beehive textbook page number 17, The Sound of Music, part 1. Students, the sound of music. Music, it is said, has a voice. Music speaks. वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट सॉन्ग्स है वो इसलिए बेस्ट नहीं है कि उनके वर्डिंग्स सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि उनका म्यूजिक सबसे अच्छा है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्लेबैक है वो सॉन्ग्स के साथ एक रिदम, एक हार्मनी क्रिएट करता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द सॉन्ग ब्यूटीफुल. द बैकग्राउंड स्कोर, द म्यूजिक, द प्लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, they are in harmony with the performance of the singer. So today we are going to study about Evelyn Glennie. She was just in her teenage when she grew up into a beautiful musician. This musician was having a problem, and the problem was she actually couldn't hear anything. Yes, students, she actually couldn't hear anything. She was deaf. आप सोच रहे होंगे कि हम लोग हर चीज सुन के महसूस करते हैं. अगर हम सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं. इट इज वेरी ट्रू. और यही रीजन है जो लोग डेफ होते हैं वो लोग ज्यादातर डम्ब भी होते हैं. यस, इट इज ट्रू. जो पैदाइशी डेफ होते हैं ना वो डम्ब भी होते हैं. इसका एक रीजन है, क्योंकि हमारी जो स्पीच है, जब हम बोलना सीखते हैं बचपन में, वो हम अपने पेरेंट्स की आवाज और उनके लिप्स को देख के हम बोलना सीखते हैं. एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती, तो अगर वो सुन नहीं सकती तो म्यूजिक बजा कैसे सकती है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. This chapter is written by Deborah Cole. Deborah Cole ये एक रिपोर्टर है जिन्होंने एक मैगजीन में ये एवलिन ग्लेनी के बारे में रिपोर्ट लिखी थी. एवलिन ग्लेनी एक रियल लाइफ गर्ल है और डेबोरा कोली ने उनके बारे में मैगजीन में रिपोर्ट लिखी थी जो इन द फॉर्म ऑफ द चैप्टर आपको दिया गया है.
So let's study. Before you read के पैराग्राफ में दिया हुआ है, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये एवलिन ग्लेनी के बारे में बोला गया है कि भगवान ने उनका एक सेंस ऑर्गन छीन लिया है, दैट इज द सेंस ऑफ हियरिंग, लेकिन उसकी जगह पे उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी भगवान ने दी है. What we hear, she feels, and more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं वो ये फील कर सकती है. स्टूडेंट्स, आपने एबीसीडी फिल्म देखी होगी. एबीसीडी फिल्म पार्ट 2 में, अगेन आई एम सेइंग एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस, पार्ट 2. उस फिल्म में एक कैरेक्टर होता है पुनीत इस्सर का. पुनीत इस्सर जो है, ये पुनीत जो आता है डांस प्लस में, डांस प्लस वाले पुनीत का जो कैरेक्टर है उस फिल्म में, वो कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है. वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता. वो जब स्टेज पे आता है तो नंगे पांव आता है, एंड जब म्यूजिक बजती है वो स्टेज पे वाइब्रेशंस फील करके डांस करता है. वो एक डांसर है, लेकिन वो म्यूजिक को फील करता है विद द हेल्प ऑफ हिज फीट. इन द सेम वे स्टूडेंट्स, एवलिन ग्लेनी ऑल्सो फील्स द म्यूजिक with her body parts, with the vibrations of sound. She is not able to hear, but she is able to feel it. Let's study the chapter. The rush hour clouds jostle for position on the underground train platform. Jostle क्या होता है students? Rush hour means the peak hour at the railway station, and jostle means to push for place. तो एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन आ रही है. वहां पे रश आवर मतलब आइडियल द मॉर्निंग रश आवर और द इवनिंग रश आवर, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं. And the train is approaching, everyone is jostling for a place. A slight girl, slight means small and thin girl. ये शॉर्ट हाइटेड है, पतली लड़की है. Looking younger than her 17 years. She is actually 17 years, but she looks a lot younger. मतलब दिखने में लगता है 14-15 साल की है, पर है actually 17 years की. She looks younger than her 17. She was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Now, why she is nervous and excited? Because it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Students, Royal Academy of Music, London. ये one of the best म्यूजिक एकेडमीज इन द वर्ल्ड है. इस एकेडमी से म्यूजिक सीखना ये हर म्यूजिक स्टूडेंट का एक सपना होता है, लेकिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में हर एक म्यूजिशियन का वहां तक पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कंट्रीज में सालों तक म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं,
तब जाके एक बार उनको चांस मिलता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में फॉर्म भरने का। एवलिन ग्लेनी इज वन ऑफ द यंगेस्ट टू गेट अ चांस टू लर्न म्यूजिक एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। तो आप समझ सकते हो कुछ तो स्पेशल है इस लड़की में, वरना इतना बड़ा म्यूजिक स्कूल एक 17 इयर्स की लड़की को एडमिशन कैसे दे देगा, जो म्यूजिक स्कूल में 5-5, 10-10 साल प्रैक्टिस करने वाले म्यूजिशियंस भी फॉर्म नहीं भर पाते। And daunting enough for any teenager who was fresh from a Scottish farm. Daunting means it was a frightening experience. So it was a frightening experience for any teenager to be at this Royal Academy of Music. And especially a teenager who was fresh from a Scottish farm. Scottish मतलब Scotland. स्कॉटलैंड एक विलेज टाइप कंट्री है, वहां पे ज्यादातर रूरल एरियाज है, विलेज कंट्री इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। और स्कॉटलैंड में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, तो शी इज अ स्कॉटलैंड गर्ल। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो थोड़े अर्बन टाइप है, थोड़े सिटी एरियाज के, लेकिन ये रूरल एरिया की है। तो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो अचानक से इंग्लैंड जाए, इट इज जस्ट लाइक कि कोई भावनगर का लड़का अचानक से बॉम्बे पहुंच गया हो। सो यू कैन इमेजिन, आज कोई अपने भावनगर या अपने कोई गांव का कोई लड़का हो या छोटे शहर का लड़का हो, अचानक से बॉम्बे पहुंच जाए तो वो कितना नर्वस फील हो रहा होगा। इन द सेम वे ये स्कॉटिश फार्म की लड़की जब इंग्लैंड जा रही है तो शी इज फॉर श्योर फीलिंग नर्वस। But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf. Profoundly. Completely deaf. So students, she had the most daunting task in front of her. Without hearing to music, she has to play the music. She has to entertain the audience, while she herself cannot hear what she is actually playing for the audience. So, she is profoundly deaf. Please note down these meanings, then we will proceed further. Let's go further, students. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual मतलब एकदम से बैरी नहीं हो गई। स्टार्टिंग में बचपन में ये सब कुछ सुन सकती थी। अप टू द एज ऑफ 8 years she had no problems in hearing. हियरिंग का प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हुआ आफ्टर 8 years old. धीरे धीरे उसको साउंड्स थोड़े कम सुनाई लगे.
She was being called repeatedly and she didn't know it. लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीजें आम लोगों के साथ भी होती रहती है. हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मम्मी हमको चिल्ला के बुलाती है, हम सुनते नहीं है, फिर मम्मी बोलती है बहरा है, बहरी है. इट हैपन्स, वी ऑफन इग्नोर इट. कई बार ये भी होता है कि हम टीवी में कोई सीरियल या कोई मूवी देख रहे होते हैं एंड अचानक से हमें ऐसा लगता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं. वी नेवर थिंक दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ अवर ईयर्स, कि भाई सबको इस वॉल्यूम पे सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है. हम इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है. वी आर वेरी केयरफुल अबाउट द आईज. कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता हो ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं. वी आर केयरफुल अबाउट अवर स्किन. कहीं पे छोटा सा निशान देख लिया, डॉक्टर के पास जाते हैं. But we are not careful about our ears. And this is the same mistake Evelyn and her family did. They were not careful in the initial stage of the disease. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie कौन है? Evelyn की mother है Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. Conceal means hide. एवलिन क्या है, उसको शर्म आती थी ये बताने में कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. तो उसने क्या है, शी मैनेज टू कंसील हर डेफनेस. स्कूल में थोड़ा आगे बैठ जाती थी, फ्रेंड्स के पास से थोड़ा कॉपी करके लिख लेती थी. लेकिन इससे क्या होता है, आप डिजीज को इग्नोर करते हो. धीरे धीरे वो डिजीज इतनी बढ़ जाएगी कि आप इंसान के पास में जाके बैठोगे ना तो भी सुनाई नहीं देगा. सो एक्चुअली यू आर इग्नोरिंग द डिजीज एंड दैट इज द प्रेशियस टाइम विच इज लॉस्ट फॉर द ट्रीटमेंट. तो यहां पे भी यही हुआ. एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 years old, मतलब 3 साल बीत गए ऐसे. तो आप समझ सकते हो 3 साल में कोई भी डिजीज कितनी बढ़ जा सकती है. 3 years takes for the disease to grow, and when it grows, it goes to that stage where she is not able to hear even from the first bench. तो धीरे धीरे यही चीज उसके मार्क्स पे इफेक्ट होने लगा. She started deteriorating. Her marks had deteriorated. Deteriorate means to perform poorly. She started performing poorly in the school. And her headmistress, मतलब principal, she urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired. Impaired means damaged. Damaged or weakened. सिवियरली वीक हियरिंग हो चुका था तब तक एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. स्टूडेंट्स, ईयर से ब्रेन तक एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व. ऑडिटरी नर्व, इट गोज फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन. जब ये नर्व डैमेज हो जाती है
तो हमारे ईयर ड्रम तक आवाज तो आती है लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंचती। एवलिन ग्लेनी के साथ यही हुआ। इट वॉज अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसका ऑडिटरी नर्व डैमेज हो गया अप टू द पॉइंट कि आवाज उसके कान तक पहुंचती थी लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंचती थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf, and everything suddenly looked black. Black मतलब सब काला काला नहीं दिखता था। Everything suddenly looked black means टू लुक ब्लैक का मतलब होता है टू अपियर एज इफ एवरीथिंग हैज एंडेड। मतलब जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो सब खत्म हो गया। इस तरह की फीलिंग, डेस्परेशन, डिप्रेशन की फीलिंग, डिप्रेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड एवरीथिंग टर्न ब्लैक। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was not going to give up. इंसान को तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए स्टूडेंट्स जब तक इंसान खुद जिंदा हो। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसपे दुनिया कायम है, होप पे दुनिया कायम है। सिर्फ बहरा होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। यू हैव टू फाइंड अ वे एंड एवरी विल फाइंड्स अ वे। अगर आप सच में विल रखते हो, डिटर्मिनेशन रखते हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वे थ्रू इट। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसके अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मैं ये चीज करूंगी, मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं म्यूजिक प्लेयर बनूंगी। अरे भाई, तू सुन नहीं सकती, कैसे बनेगी? नहीं, मैं बनूंगी। That is her determination. One day she noticed a girl playing a xylophone. Xylophone आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रॉड्स होती है, कलरिंग रॉड्स होती है, और उसके ऊपर वो स्टिक को ऐसे टच करने से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इट इज अ स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. Often it is used as a toy by young kids who like the jingling sound of the stick which is moved over those coloring rods. She noticed a girl playing a xylophone and decided that she should also want to play it too. Most of the teachers discouraged her. टीचर्स तो डिस्करेज ही करेंगे, सीधी सी बात है। टीचर्स बोलेंगे ये क्या, तू कैसे प्ले करेगी, तेरे को तो सुना ही नहीं देता है। यहां से टिंग हो, वहां से टोंग हो, तेरे टिंग और टोंग तेरे लिए एक ही चीज है, क्या फर्क पड़ता है, टिंग होता है कि टोंग होता है? सो टीचर्स वेर डिस्करेजिंग हर, बट वन पर्सन, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। परक्यूशनिस्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्रम और तबला प्लेयर। तो ये थे रॉन फॉब्स। ये एक मास्टर परक्यूशनिस्ट थे। मास्टर परक्यूशनिस्ट मतलब जो ड्रम और तबला बजा रहे हो। तो इन्होंने नोटिस किया कि एवलिन ग्लेनी को सच में वो एबिलिटी है कि वो म्यूजिशियन बन सकती है। उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा। पोटेंशियल मतलब उसकी एबिलिटी को देखा कि भले ये बैरी है लेकिन कुछ स्पेशल है इस लड़की में। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it in some other way. तो इन्होंने दो ड्रम्स लिए, एक बड़ा ड्रम लिया, एक छोटा ड्रम लिया।
दो ड्रम्स लिए रॉन फॉब्स ने, एक बड़ा लिया और एक छोटा ड्रम लिया, और दोनों ड्रम्स को म्यूजिक बजाई साथ में। एवलिन को बोला कि तुम सुन नहीं सकती, उस बात पे ध्यान मत दो, डोंट इवन ट्राई टू हियर, ट्राई भी मत करो हियरिंग का, क्योंकि वो तुमसे होगा नहीं। सेंस द ट्यून्स इन सम अदर वे, थोड़ा ट्राई करो कि तुम जब मैं यहां पे बजा रहा हूं तो तुम उसको कैसे फील करती हो, यहां पे बजा रहा हूं कुछ अलग फीलिंग आएगी, उसको एक्सपीरियंस करो। एंड सडनली आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the waist up, lower drum from the waist down. तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जब भी वो लोअर ड्रम में वाइब्रेशन करते हैं वो उसको लेग्स में फील होता है, वेस्ट डाउन फील होता है, और जब वो हायर ड्रम प्ले करते हैं उसको वेस्ट अप मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. धीरे धीरे उसको ये रियलाइज हुआ कि उसके हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग नोट्स को फील करने की एबिलिटी है। हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग नोट्स को फील कर सकती थी, उसके अंदर वो एबिलिटी थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations, and the rest was sheer determination and hard work. Sheer means pure. Pure determination and hard work. She never looked back from that point onwards. बस उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सक्सेसफुल होती ही गई, कभी भी उसने फेलियर नहीं देखा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है स्टूडेंट्स? अ टीम ऑफ परफॉर्मर्स विथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसने अपना एक ऑर्केस्ट्रा, एक टीम ऑफ म्यूजिशियंस बनाया एंड उनके साथ ये टूर्स करने लगी पूरे यूके में। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इसने ऑडिशंस दिए, जैसे आपने देखा होगा इंडियन आइडल में ऑडिशंस होते हैं, डांस प्लस में ऑडिशंस होते हैं, उसी तरह के ऑडिशंस दिए फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। And she scored one of the highest marks in the history of the academy. पूरे एकेडमी के हिस्ट्री में she scored the highest marks. कभी भी किसी भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं है। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Solo performance. Solo means to perform alone on the stage. अकेले स्टेज पे परफॉर्म करना, that is called solo performance. And at the end of her 3-year course, 3 साल के कोर्स के बाद, she had captured most of the top awards. सारे टॉप अवार्ड्स इसको मिलते गए। तो स्टूडेंट्स, she performed alone and she had got most of the solo awards after she completed her 3-year course in the Royal Academy of Music. So please note down this.
Let's go further, students. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. आज सब लोग उसको बोलते हैं, अरे तू तो हीरो है, बहरी है, फिर भी म्यूजिक बजा सकती है. बट शी सेज नो. शी वॉन्ट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. वो नहीं मानती कि उसने कुछ बड़ा काम किया है. बिकॉज शी फील्स दैट इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ यू आर डिटरमाइंड, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल. So, she says that if you work hard and you know where you are going, you will get there. मतलब इसको पता है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अगर आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है, तो आप पहुंच के ही रहोगे. इसमें मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा. And she got right to the top. उसको पहुंचना था टॉप पे और वो टॉप तक पहुंच गई. स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट. मल्टी परक्यूशनिस्ट. She became a master in all different drum type instruments. Percussionist मतलब ड्रम. तो ड्रम जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ये मास्टर बन गई. With a mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. Hectic मतलब हर एक कंट्री में इसकी डिमांड हो गई. हर कंट्री में इसका ऑर्केस्ट्रा, इसका सोलो परफॉर्मेंस की डिमांड होने लगी. It is intriguing. Intriguing means very fascinating and curious. People are curious to see her. People are fascinated by her music. It is fascinating and also it is curious to see her function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, तो ये 2 घंटे का डिस्कशन किया था इसने, एवलिन ग्लैडी ने, डेबोरा काउली के साथ. तो ये जो लिखा हुआ है इन अवर 2-hour डिस्कशन, तो ये मैगजीन राइटर डेबोरा काउली ने जब इसका इंटरव्यू लिया था, तो 2 घंटे के डिस्कशन में she did not even miss a single word. वो इतना अच्छे से लिप रीड कर सकती थी. She never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. Bushy beards, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ होती है ना, तो उनसे उसको तकलीफ होती है. क्योंकि क्या होता है, ये दाढ़ी मूछ ज्यादा हो तो उससे लिप्स जो है वो कवर हो जाते हैं. तो अगर लिप्स कवर्ड हो तो शी कांट मेक आउट कि सामने वाला क्या बोल रहा है. She laughed. It is not just watching the lips. It is the whole face, especially the eyes. इंसान जो बोलता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग उसके आंखों के एक्सप्रेशन से पता चलता है. स्टूडेंट्स, तो she is not only watching the lips of the person, but she watches the whole face and she concentrates on the eyes to know what the person actually means. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Scottish lilt का मतलब स्कॉटिश इंग्लिश. स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारी गुजराती
अलग अलग जगह की अलग अलग गुजराती होती है. अहमदाबाद की गुजराती इज डिफरेंट फ्रॉम काठियावाड़ी गुजराती. इन द सेम वे इंग्लैंड का इंग्लिश इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड इंग्लिश. तो इसको स्कॉटिश लिल्ट बोलते हैं. लिल्ट मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज. डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज, इसको लिल्ट बोलते हैं. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो बहरे होते हैं वो ज्यादातर गूंगे भी होते हैं, लेकिन ये गूंगी नहीं है क्योंकि 11 साल की उम्र तक ये सुन सकती थी, तो इसका स्पीच तब तक डेवलप हो गया. जो पैदाइशी बहरे होते हैं ना, वो तो बोल ही नहीं पाते क्योंकि वो कभी सुनते ही नहीं है, तो उनको कभी बोलना आता ही नहीं है, राइट? बट in her case, she could hear up to the age of 11, and that is why her speech had developed, and that is what she mentions. यही वो कहना चाहती है कि my speech is clear because I could hear till I was 11, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो इससे ये नहीं अभी भी क्लियर होता है कि जैपनीज और फ्रेंच ये कैसे सीख पाई, क्योंकि ये तो इसने बहरे होने के बाद सीखा, फ्रेंच और जैपनीज. एंड एज फॉर म्यूजिक, ये सवाल पूछा जाए कि म्यूजिक कैसे सीख लेते हो, वह म्यूजिक तो मेरे हर बॉडी के पार्ट में है. म्यूजिक सीखने की मुझे जरूरत ही नहीं है. आई कैन फील म्यूजिक इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. दैट इज वॉट शी सेज. It pours in through every part of my body. It tingles in the skin. मेरे स्किन में वाइब्रेशंस होते हैं उसके. My cheek bones, ये cheek bones में मैं वाइब्रेशंस फील करती हूँ. Even in my hair I can feel the vibrations of music. When she plays the xylophone जब वो प्ले करती है तो वो स्टिक के वाइब्रेशंस को अपने फिंगर्स से फील करती है. She could feel the sound passing up the stick into the fingertips. And by leaning against the drums, जब वो ड्रम प्ले करती है तो ड्रम के साथ वो लीन करती है ऐसे, तो जब वो ड्रम बजाती है she could feel the vibrations in her body. On a wooden platform, she removes her shoes. Wooden platform पे she removes her shoes so that she can feel the vibrations from the feet up her legs. So not surprisingly, Evelyn delights her audiences. Delights. To make happy. So she makes the audience happy by her performances. In the year 1991, she was presented with her Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Students, solo performances का number 1 award, Royal Philharmonic Award, जो musicians को दिया जाता है internationally, international music award है. उस अवार्ड को दिया गया एवलिन ग्लेनी को एज द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इन 1991. सेल्स मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. जेम्स ब्लेड्स एक और मास्टर परक्यूशनिस्ट है और उन्होंने ये बोला है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर थी बिफोर यू रीड में. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये रीजन बता रहे हैं कि ज्यादातर म्यूजिशियन से ये अच्छा म्यूजिक क्यों बनाती है, क्योंकि ये खुद के म्यूजिक को इतना अच्छे से फील करती है. हम लोग म्यूजिक सिर्फ सुनते हैं स्टूडेंट्स, हम कभी उसको फील नहीं करते. हम सिंगर को फील करते हैं, उसके वर्ड्स को फील करते हैं, म्यूजिक को हम फील नहीं करते स्टूडेंट्स. लेकिन एवलिन ग्लेनी
अपने बनाए हुए म्यूजिक को फील करती है, हर एक म्यूजिकल नोट, हर एक म्यूजिकल ट्यून को वो फील करती है, एंड दैट इज व्हाई शी इज एबल टू एक्सप्रेस इट सो ब्यूटीफुली. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. She confesses that she is crazy about her work. And it is very important, students, to be crazy about your work. Even हम टीचर्स के साथ ऐसा होता है. टीचर्स भी जब तक दिन में 6-7 घंटे स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड ना करें ना, उनको नींद नहीं आती. हैबिट है. इन द सेम वे शी इज ऑल्सो वर्कaholic. शी इज क्रेजी अबाउट वर्क. आप लोगों को लगता होगा कि टीचर का काम तो ठीक है, अभी मतलब लेक्चर्स लेते रहो. We are also tired. We speak for 6-7 hours a day. Every teacher does that. You can imagine speaking for 6 or 7 hours a day continuously. But that is our habit, and we are crazy about it. And that is why we are successful in teaching. In the same way, she is also a workaholic. She is crazy about work, and that's what makes her successful. I have just got to work, often harder than classical musicians. Rewards are enormous. आप हार्ड वर्क जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो रेगुलर कॉन्सर्ट तो होते ही है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स. उसके अलावा प्रिजन में, मतलब जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी ये म्यूजिक बजाती है. जेल्स में, प्रिजन में उनको थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, उनका माइंड रिलैक्स करने के लिए ऑल्सो शी प्लेज फ्री म्यूजिक. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा. दूसरे बच्चों को उसको देख के प्रेरणा मिलती है, खास करके डेफ बच्चों को. भाई अगर एवलीन ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है म्यूजिक ही बनाए, लेकिन अगर एवलीन डेफ होने के बाद भी इतनी सक्सेसफुल हो सकती है तो हम भी हो सकते हैं. डेफ होने से कुछ एंड नहीं होता. इस तरह की प्रेरणा, मतलब इस तरह का इंस्पिरेशन मिलता है दूसरे डेफ स्टूडेंट्स को. They see that there is nowhere that they cannot go. ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकते. Evelyn Glennie has already accomplished achieved more than most people twice her age. तो स्टूडेंट्स, इसने ऑलरेडी टीनेज में इतना पैसा कमा लिया है जितना लोग 40 साल की उम्र में भी नहीं कमा पाते. तो 20 साल की उम्र में एवलिन ने इतना पैसा कमा लिया, इतने कंट्रीज घूम लिए जितना 40 साल या 50 साल की उम्र के लोग भी नहीं कर पाते. बट यू नो द मेन सक्सेस ये है कि शी ब्रॉट द ड्रम टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा किसी भी म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में ड्रम बजाने वाले जो होते हैं ना, वो पीछे खड़े होते हैं. वायोलिन और सिंगर्स स्टेज पे आगे खड़े होते हैं. लेकिन एवलिन का जब परफॉर्मेंस होता है तो एवलिन खुद आगे खड़ी रह के तबला बजाती है और फिर भी ऑडियंस हाउसफुल होता है. आप ही सोचिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिरेकल.
ये एक मिरेकल है. यस, आज कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में स्टूडेंट्स या लोग जो भी होते हैं वो सिर्फ सिंगर का परफॉर्मेंस देखते हैं. पीपल डोंट केयर कि पीछे लोग क्या बजा रहे हैं. गाने वाले पे सबका ध्यान होता है. लेकिन एवलिन ग्लैनी जब ड्रम बजाती है वो स्टेज के बीच में खड़े होकर ड्रम बजाती है अकेले, और उसका ड्रम सुनने के लिए लोग आते हैं. सोलो परफॉर्मेंस, एंड स्टिल इट्स अ हाउसफुल ऑडियंस. सो दैट्स व्हाट मेक्स हर ग्रेट. She has brought percussion drum to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. It is because of her that the drum players have got respect. It is because of her that percussionists have got respect. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अपने म्यूजिक से इसने जो एंटरटेन किया है मिलियंस ऑफ पीपल, she has made them happy, she has given enormous pleasure to the millions of people, and also she is an inspiration for the handicapped people. Students, please note down this, and then we will discuss the question answers. So students, please, let's take the question answers. There are only 5 of them. छोटे छोटे आंसर्स है, ज्यादा बड़े नहीं है. We will complete them now. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? How old she was? तो question 1 का आंसर 1. Evelyn was 17 when she went to Royal Academy of Music. She was 17 years old. When was her deafness first noticed, and when what is it confirmed? So Evelyn's deafness was first noticed at 8 years old
when she was called but did not answer, and it was confirmed at the age of 11 when her performance this is the answer, students. Evelyn's deafness was first noticed at 8 years age when she was called but she did not answer, and it was confirmed at the age of 11 when her performance deteriorated in class and she was taken to a specialist, and he said that it was a nerve damage. Question 2. Who helped her to continue with music? So, master percussionist Ron Forbes. He helped her to continue with music. And what did he do and say? He tuned 2 drums. One higher and one lower, and asked her to feel the vibrations. Right? इसने ये भी बोला है, he also asked her not to listen but to feel the vibrations, find some other way of feeling the vibrations. And she felt the lower drum from waist down and higher drum from waist up. Right? This is the answer. Please note down these 3 answers, students. Then we shall proceed further. Answer 2. Name the various places and causes for which Evelyn performs. So, performs solo and in orchestra for musical concerts all over the world. She also performs
for free in prison and hospital. She also gives classes to young musicians. This is the answer, students. She performs solo and in orchestra for musical concerts all over the world. She also performs for free in prison and hospital. She also gives classes to the young musicians. Now we are going to the long answer. Question 3, answer 1. How does she listen to music? So this is, students, you have to write this answer from paragraph number 7. पैराग्राफ नंबर 7. इसमें इसने जो बोला है, it pours in through every part of my body. तो she listens to music through every part of her body. It tingles in the skin, her cheekbones, even in the air. And when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into the body. On the wooden platform, she removes her shoes so that vibrations pass through her bare feet and upper legs. स्टूडेंट्स, एक बार फिर ध्यान दीजिए, मैं ये आंसर रिपीट कर रहा हूं. आंसर 1. दिस यू हैव टू राइट फ्रॉम point number 7 on page 19 of your textbook. इसमें आपको लिखना है कि एवलिन फील्स म्यूजिक एंड उसके बाद ये पॉइंट 7 में जो इट पोर्स इन है वहां से लिखना है. It pours in through every part of her body. It tingles in the skin, her cheekbones, even in her hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On the wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and upper legs. ये आंसर होगा इसका. ये पूरा आपको आंसर लिखना है. So please note down this answer 1, answer 2, and you can also note down this one, and you have to write this on your own from that point. Please note down these 3 answers, students. So students, with this we are at the end of this chapter. We have finished the explanation as well as the question answers. In the next lecture we will study part 2 of chapter 2, the sound of music, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Right? Till then, goodbye.